नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। शेयरों से जुड़ा कोई सवाल है आपके पास, कॉल कीजिए। नंबर है 022-2300-1634 या फिर आप हमें 022-2300-1635 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानेंगे कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ हैं, उनसे भी जानेंगे बाजार पर स्ट्रैटेजी और कमाई के शानदार मौके उन्हें कहां लगते हैं बाजार में। लेकिन सबसे पहले आज के बाजार का कारोबार देख लें। हफ्ते के पहले दिन हमने देखा बाजार गिरकर बंद हुए। निफ्टी 86 अंक गिरा, 17,770 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में 251 अंकों की गिरावट रही। बैंक शेयरों के लिए आज का दिन खराब रहा। सरकारी बैंकों की ज्यादा पिटाई हुई। बैंक निफ्टी करीब 350 अंक गिरकर 41,300 के करीब बंद हुआ। और इनके अलावा आईटी, रियल्टी और छोटे मझौले शेयरों में आज रही जोरदार बिकवाली। तो क्यों रही हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट, समझते हैं अनिल जी से। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों में रहा सुस्त और कमजोरी भरा कारोबार। दुनिया भर के बाजारों से हल्की कमजोरी के मिले जुले संकेत थे। लगातार 3 दिनों तक 17,850 के ऊपर बंद होने के बाद ऐसा लग रहा था कि बाजार थोड़ा ऊपर जाने की तैयारी कर सकते हैं। एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े कैश मार्केट में आते दिखे। वायदा कारोबार में उन्होंने थोड़ी सी बिकवाली ज़रूर की थी शुक्रवार को, और लोकल फंड्स के आंकड़े भी मिले जुले। सो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा कमजोरी के संकेत थे और ऐसा भी नहीं कि एकदम से बाजार भाग जाए, उतनी मजबूती है। तो रेंज के ऊपरी सिरे पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती नजर आई। दिक्कत की बात एक ही रही, 17,800 के नीचे हम बंद होते हुए दिखे 85 अंकों के नुकसान के साथ। लेकिन सपोर्ट एकदम 17,725 के लेवल के आसपास लिया इंट्राडे में, जो एक मजबूत सपोर्ट था। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, पिछले 4 सेशन से 41,500 के आसपास बैंक निफ्टी बंद हो रहा है, 6 सेशन से 41,375 के ऊपर। लेकिन आज की क्लोजिंग थोड़ी सी निराश करने वाली थी, क्योंकि 41,300 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता दिखा। 350 अंकों का नुकसान यहाँ पर भी नजर आया। आज नतीजों के लिहाज से भी एक्शन जो था ज़्यादातर कमजोरी की तरफ ही था। कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं था कि रिजल्ट के दम पर तेज़ी से भागे, लेकिन खराब रिजल्ट के दम पर बालकृष्णा, ल्यूपिन, इस तरह के स्टॉक्स में सिटी यूनियन बैंक बड़ी पिटाई होती दिखी, तो इसने भी थोड़ा मूड कमज़ोर ही किया। सो ओवरऑल ग्लोबल संकेत का सपोर्ट बहुत नहीं था। एफआईज की तरफ से खरीदारी तो हुई, लेकिन ब्लॉक डील्स की वजह से और वायदा कारोबार में हल्की बिकवाली के आंकड़े, लोकल फंड ने छोटी सी बिकवाली दिखाई और रेंज के ऊपरी सिरे पर प्रॉफिट बुकिंग, इन सब के चलते भारतीय बाजार आज कमजोरी के साथ इस हफ्ते की शुरुआत करते हुए नजर आए। तो कमजोरी के साथ हफ्ते की शुरुआत। अविनाश जी, क्या लग रहे हैं आपको बाजार के फंडामेंटल्स आगे आने वाले दिनों के लिए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स वोलेटाइल रहेंगे और हालांकि आज देखिए बोथ एफआईआईज एज वेल एज डोमेस्टिक फंड्स ने पॉजिटिव बिकवाली की है इसमें, लेकिन कोफोर्स का भी डील हो गया है, तो सही मायने में ये कितने पॉजिटिव है वो हमको देखना पड़ेगा। बट ओवरऑल जिस प्रकार के Q3 के नतीजे आ गए, मार्केट थोड़ा सा निराश है कि काफी बड़े कंपनीज में नतीजे उम्मीद के हिसाब से नहीं आ गए। तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट इन द नियर टर्म ऑब्वियसली मार्केट्स वोलेटाइल रहेगा। 17,500 का जो लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वहां से मार्केट ने आज एक अच्छा बाउंस दिया है। तो मेरे ख्याल से जब तक मार्केट 17,500 के ऊपर रहता है, ऐसी कोई पैनिक सिचुएशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच लेना ही ठीक रहेगा। ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आने वाला हफ्ता में डेफिनेटली आपको ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, तो इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक पे फोकस करें, यही इन्वेस्टर्स को राय रहेगी। अविनाश जी, लॉन्ग टर्म के लिए किसी को नजरिया रखना हो तो इन्वेस्टमेंट पे कौन से स्टॉक में रहेगी आपकी? स्वाति, लॉन्ग टर्म पिक के लिए हमको एक लुब्रिकेंट कंपनी पसंद है जो काफी वेल नोन है, और कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। कंपनी ने हाल ही में अपने तीसरे तिमाही के नतीजे डिक्लेयर किए, बहुत ही अच्छे नंबर्स डिक्लेयर किए। पहले फर्स्ट 9 मंथ्स की बात करें जो FY23 का रनिंग ईयर है, वहां पे मुनाफा करीबन 30-35% बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट करीबन 20-25% बढ़ा है, और अगर हम कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो ये भी अच्छी तरह से 170 करोड़ हो गया है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में उम्मीद है कि कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार, 2 व्हीलर्स के सेगमेंट ग्रोथ, OEM ग्रोथ अच्छा होने के कारण इनको भी बेनिफिट मिल रहा है। हालांकि देखिए, इन्होंने जरूर कहा है कि थोड़ा सा रॉ मटेरियल खर्चा बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल आने वाले 6 to 12 मंथ्स का अगर आउटलुक ले तो काफी अच्छा है।
हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 47-48 रुपीस की अर्निंग्स आएगी और उसके बाद करीबन 54-55 रुपए की अर्निंग आने की अपेक्षा है। वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं और जिस कंपनी में कर्जा नहीं है, जिस कंपनी में हर साल 200 करोड़ की कैश फ्लो जनरेट होती है और आरओई करीबन 20-23% है, मुझे लग रहा है वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है। 12 से 15 महीने की अवधि की अगर कोई इस लेवल से निवेश करता है तो करीबन 575-600 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। तो ये मेरी तरफ से एक वैल्यू पिक रहेगा जो निवेशकों को डेफिनेटली इसका फायदा उठाना चाहिए। ओके, तो वैल्यू पिक लंबी अवधि की खरीदारी गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स में करने की सलाह आ रही है श्रीकांत जी की तरफ से। आइए अब माफ कीजिए अविनाश जी की तरफ से हमारे साथ श्रीकांत जी हमारे कॉलर है पहले उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? कृष्णकांत जी, माफ कीजिए कृष्णकांत जी। जी, मेरे पास मैप माई इंडिया 41 शेयर 1111 के प्राइस पर, हर्षा इंजीनियरिंग 55 शेयर 439, धर्मच 69 शेयर 238 एंड अशोक लेलैंड 95 शेयर 147.75। ओके, तो 4 स्टॉक है इनके। कुछ खास स्ट्रैटेजी इसमें आपकी कब तक रखना चाहेंगे इन्हें? 3 to 6 मंथ। 3 to 6 मंथ के लिए इनका सवाल है मैप में इंडिया, हर्षा इंजीनियरिंग, धर्मज पे और अशोक लेलैंड। जी सर, अविनाश जी। देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है टाइम पीरियड इन्होंने बहुत छोटा प्लान किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अशोक लेलैंड में अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल सकती है क्योंकि ओवरऑल कमर्शियल व्हीकल मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। करीबन 25-30% का ग्रोथ इस साल आने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ये 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेते तो 175-180 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो अशोक लेलैंड में पोजिशन होल्ड करे। रही बात मैप में इंडिया की, तो मुझे लग रहा है कि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहना चाहिए क्योंकि देखिए ये इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जो मैप्स डिजाइन करती है और गूगल को भी टक्कर देती है और कंपनी के जो तीसरे तिमाही के नंबर आ गए, बहुत ही अच्छे नंबर्स आ गए। तो यहाँ पे नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, यहाँ पे भी अच्छा मुनाफा इनको बनेगा, हालांकि थोड़ा सा टाइम फ्रेम लंबा करे। और हर्षा इंजीनियरिंग ये बेसिकली बेरिंग सेक्टर के लिए ज्यादातर अपने प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ये भी पब्लिक इशू के बाद काफी फ्लेवर में स्टॉक था, लेकिन अभी थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली अगर वो चाहे तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं क्योंकि मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे अच्छा है। तो यहाँ पे बिल्कुल लॉस में ना बेचे। और फाइनली जो धर्मज कॉर्प है जो एग्रोकेमिकल कंपनी है, यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ी सी प्रेशर आपको देखने को मिले क्योंकि हाल ही में रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि शायद इस साल का जो मानसून होगा वो इतना स्ट्रांग ना हो। और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली एग्रोकेमिकल कंपनीज इंक्लूडिंग धर्मज कॉर्प को दिक्कत होगी। तो यहाँ पे कोई भी उछाल अगर मिलता है तो यहाँ से निकल जाए। ओके, तो ये रही आपके 4 स्टॉक्स पर अविनाश जी की राय। हमारे साथ अगले कॉलर भी हैं मुंबई से, अशोक जी। अशोक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? अजय जी। नमस्ते मैडम, मेरे पास 3000 आरबीएल बैंक है 150 में लिए हुए हैं और 3000 आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है जो 53 में लिए हुए हैं। ठीक है, कब तक रखना चाहेंगे? 1 साल तक। ओके, आरबीएल बैंक में अच्छे मुनाफे पर है ये और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी इनका मुनाफा अच्छा है। बताइए अविनाश जी, दोनों स्टॉक पर क्या रहेगा आपका व्यू? स्वाति, दोनों स्टॉक्स पे मेरी राय पॉजिटिव है। मैं समझता हूं कि अगर इनको सही मायने में अच्छा मुनाफा कमाना है तो आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट, ये दोनों ही बैंक्स को उनको मिनिमम 8 to 12 मंथ्स का नजरिया लेके होल्ड करना चाहिए। आरबीएल बैंक ने भी काफी अच्छे नतीजे Q3 के लिए डिक्लेयर किए हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी अच्छी है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो इनका कासा रेशो ऑलरेडी 50% हो चुका है। इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी अच्छी तरह से बढ़ा है। प्लस अभी रिसेंटली आईडीएफसी जो इनका पेरेंट है, इन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट में फ्रेश इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया है, जिस बात का एक क्लियर एविडेंस है कि पेरेंट भी इस बैंक में अपना निवेश करना चाहती है। तो वो और कॉन्फिडेंस देने वाला मूव है। तो ये दोनों शेयर्स में थोड़ा लंबा समय यहाँ पे निवेशित रही है। मुझे लग रहा है दोनों शेयर्स में अच्छी प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए क्योंकि उसी के बाद उनको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। बिल्कुल, लंबा टाइम फ्रेम रखने की सलाह आपके लिए आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अविनाश जी की तरफ से। दिल्ली से मनीष जी से भी बात करते हैं। मनीष जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? ये नमस्कार मैम,
मैं पारादीप फॉस्फेट में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या ये सही प्राइस है इन्वेस्ट करने के लिए, और अगर हम 1 साल रखते हैं तो क्या टारगेट होगा इसका? जी, पारादीप फॉस्फेट्स में क्या आप संभावनाएं देख रहे हैं आने वाले टाइम में, खरीदें अभी? देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए नतीजे तो Q3 के काफी अच्छे आ गए, लेकिन इस कंपनी की सबसे बड़ी चैलेंज और दिक्कत है कि इनका जो मेन रॉ मटेरियल है रॉक फॉस्फेट, वो पूरी तरह से इंपोर्ट होता है। और जिस प्रकार से रुपया का डेप्रिसिएशन हो गया है, मेरे ख्याल से आने वाला साल इनके लिए काफी चैलेंजिंग रहेगा। तो इनका नजरिया थोड़ा सा अगर लंबा है तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा शेयर इस प्राइस पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम से कम 12 से 18 महीने का टाइम फ्रेम अगर ये इस स्टॉक में निवेशित रहती है तो ही इनको अच्छी खासी कमाई होगी। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक एक छोटी रेंज में घूमे, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं और उसी लिए 12 से 18 महीने का अगर टाइम फ्रेम है तो इसमें डेफिनेटली थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। ओके, 12 से 18 महीने के टाइम फ्रेम के लिए पारादीप फॉस्फेट्स में खरीदारी की सलाह आपके लिए। गाजियाबाद से नितिन जी से बात करते हैं। नितिन जी नमस्कार, कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। जी मैडम, एक्चुअली मैंने पूछिए। सेल के लिए रखे, सेल और सेंट्रल बैंक जोमेटो। तो खरीद कितनी है बताइए? सेल पे 93 पे है, 600 शेयर, ठीक है। और सेंट्रल हाँ। बैंक पे 32 रुपए है, और जोमेटो पे 51। ठीक है। और कब तक होल्ड कर सकते हैं, जल्दी ये भी बता दीजिए। एक महीने। ओके, सेल, सेंट्रल बैंक और जोमेटो तीनों में ही क्या राय देंगे आप इन्हें अविनाश जी? फिलहाल सेल की खरीदारी तो काफी ऊंची है इनकी। मुझे लग रहा है कि स्वाति देखिए, ये तीनों शेयर्स में जो तीनों कंपनीज है उसमें सेल और जोमेटो मुझे लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आपको एटलीस्ट 1-2 महीने में आने की अपेक्षा नहीं है। मेटल कंपनीज की बात करें तो मैंने पहले भी आपके चैनल पे कहा था कि चाइना अभी तक मेटल मार्केट में उतरा नहीं है, तो मेटल प्राइसेस अभी भी सॉफ्ट है। जोमेटो की बात करें तो जोमेटो ने भी अपने थर्ड क्वार्टर नंबर्स में इन्वेस्टर्स को निराश किया है, अभी भी कंपनी ने घाटा किया है। तो कहीं पे भी मुझे नहीं लग रहा है कि इन द शॉर्ट टर्म कोई बड़ी अपसाइड या कोई बड़ा ट्रिगर जोमेटो या सेल के लिए आएगा, तो यहाँ से निकल जाने की राय रहेगी। सेंट्रल बैंक की बात करें तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा समय देना चाहिए। सरकारी बैंक्स में हमने देखा है कि अच्छी खासी प्रॉफिट ग्रोथ ये बैंक्स अभी दिखाने लग गए हैं। क्रेडिट ग्रोथ भी 15-16% है, तो उसका फायदा भी बैंक को मिला है। तो यहाँ पे अच्छी खासी कमाई हो सकती है अगर ये कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम यहाँ पे स्पेंड करते हो। तो सेंट्रल बैंक होल्ड करिए, और बाकी दो शेयर्स दैट इज जोमेटो और दूसरा शेयर जो इन्होंने कहा है वहां पे निकल जाने की राय रहेगी। ओके, आइए अब अगले कॉलर से बात करें। दिल्ली से KR मिश्रा साहब हमारे साथ हैं। मिश्रा जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते सर। सर मुझे पूछना था, BSE का मेरे पास शेयर है, करीब 100 शेयर है, 800 के एवरेज में लिया हो, और पॉलीप्लेक्स हम कैब है मेरे पास, वो भी करीब हमारे पास 100 शेयर है, वो भी अभी करीब 18% टूट गया है। मतलब मुझे नहीं पता कि 1500 के आसपास आ गया है, तो इसमें बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? मुझे साल 1.5 साल का भी समय दे सकता हूँ मैं। जी अविनाश जी बताइए, BSE पॉलीप्लेक्स पर क्या करें अब ये? देखिए, पहली बात तो पॉलीप्लेक्स के ऊपर मैं बात करूंगा। पॉलीप्लेक्स में हम समझते हैं कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, जिस प्रकार का मार्जिन प्रेशर हमने पिछले 1-2 क्वार्टर से देखा है, अंदाजा है कि अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए ये मार्जिन प्रेशर रहेगा। तो नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल है तो ही यहाँ पे होल्ड करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कोई अच्छी बढ़त आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। मेरे ख्याल से डेफिनेटली यहाँ पे अपसाइड तभी आएगी जब आप 12 to 18 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेते हैं। और स्वाति, दूसरा शेयर कौन सा था? BSE सर। देखिए, BSE में आप पोजीशंस एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो शेयर है वो एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस ये अपने स्टार म्यूचुअल फंड्स के प्लेटफॉर्म पे करते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट अभी अंदाजा लगा रही है कि आने वाले 6 से 12 महीने में जब NSE का इशू आ जाएगा तभी NSE का शेयर BSE पे लिस्टेड होगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको अच्छी हलचल देखने को मिलेगी। कैश फ्लोज अच्छे हैं, मोनोपोली स्टेटस है, और कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि इस लेवल से डाउन साइड पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। तो उन्होंने 800 रुपये में लिया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा एवरेज करके ये कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम अगर रखते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मुनाफा बनाने की स्ट्रेटेजी बनेगी। तो BSE में होल्ड करें,
लेकिन मेरे ख्याल से दूसरा जो शेयर है वो वहां से डेफिनेटली कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लगता नहीं है, तो वहां पे कोई दूसरी कंपनी में वो स्विच कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर। दिल्ली से राम प्रकाश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? तो मैम मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है और मेरा अजंता सोया के बारे में पूछना ये मेरे पे इसके 400 शेयर हैं 63 रुपए पे। और कब तक रख सकते हैं? जी लॉन्ग टर्म के लिए। आपने कौन सा स्टॉक? अजंता फार्मा बोला क्या? अजंता सोया। अजंता सोया, ओके। अजंता सोया पर सवाल है इनका अविनाश जी। देखिए मुझे लग रहा है स्वाति, अजंता सोया एक सोयाबीन मैन्युफैक्चरर है और ये कमोडिटी बिजनेस है, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू लेना थोड़ा मुश्किल वाली बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ऐसी कंपनीज को हाई वैल्यूएशन या हाई पी मल्टीपल देता नहीं है। मेरे ख्याल से इनका प्राइस और जो इनका बाइंग प्राइस है वहाँ पे कोई ज्यादा फर्क नहीं है, तो यहाँ पे कोई बड़ी अपसाइड एटलीस्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में आएगी ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब हार्वेस्टिंग सीजन सोयाबीन का शुरू होता है तभी ऐसे शेयरों में आपको थोड़ी तेजी देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से अगर वो स्विच करे तो IDFC फर्स्ट या फेडरल बैंक ये अच्छे विकल्प है जहाँ पे मुनाफे की पॉसिबिलिटी अजंता सोया के मुकाबले में काफी अच्छी है। तो मैं इनको राय दूंगा कि स्विच करें और IDFC फर्स्ट या फेडरल बैंक अगर ये निवेश करते हैं तो करीबन 15-20% की अपसाइड तो आपको एक साल भर में मिलने की अपेक्षा जरूर रहेगी। आइए अब देखते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया से बात करते हैं। चंदन जी स्वागत करते हैं। कल वायदा बाजार में कहां पर स्ट्रैटेजी रखने की सलाह रहेगी आपकी? नमस्कार। देखिए बाजार आज डल था बट पिछले कुछ दिनों से रेंज में फंसा हुआ है, बट इसके बावजूद भी कुछ स्टॉक्स है जो अच्छा कर रहे हैं और हमारे ऐसा मानना है कि सेलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट भी यहाँ पे रहेगा। तो सबसे पहला ट्रेड सेटअप हमें टाइटन में लग रहा है। कहीं ना कहीं टाइटन में कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है और वैलेंटाइन मूड भी इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो टाइटन में मौजूदा लेवल से 3-4% का अपमूव बनना चाहिए, जिस हिसाब से एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न बना है। तो टाइटन की 2500 की कॉल लेने की सलाह रखेंगे। लगभग 40 रुपए के आसपास इसको ले हल्के से डिप में। 25 रुपए का सपोर्ट रहेगा और 70 रुपए तक के टारगेट इस टाइटन की 2500 की कॉल में बननी चाहिए। वहीं दूसरा ट्रेड हम L&T पे ढूंढेंगे। सेलेक्टिव कैपिटल गुड्स कंपनी कंपैरेटिवली अच्छा परफॉर्म कर रही है। L&T में हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन बन रहे हैं। तो 2200 का कॉल थोड़े से डिप में 30 रुपए के आसपास रहे। 20 रुपए का सपोर्ट रहेगा और हमारा मानना है कि L&T ऊपर में 2280-2300 जाएगा और ये कॉल कहीं ना कहीं 50 से 60 रुपए का टारगेट बनाता है। धन्यवाद करेंगे चंदन जी कल के ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। और अविनाश जी हफ्ते भर का नजरिया, पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में? इनफैक्ट स्वाति, पोजिशनल व्यू के लिए हमको प्राइवेट बैंकिंग में एक्सिस बैंक पसंद है। स्टॉक करीबन 859 का रेट चल रहा है। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो 875-880 का आपको टारगेट प्राइस मिलेगा। आपको यहाँ पे 849 का स्टॉप लॉस रखना है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक ने थोड़ा सा ज्यादा ही नेगेटिव रुझान दिखा है, लेकिन डेफिनेटली फंडामेंटल्स अच्छे हैं और आने वाले 8 से 10 दिन के लिए अगर कोई पोजीशन लेता है तो 875-880 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। तो ये मेरी तरफ से 8 से 10 दिन का कॉल। 8 से 10 दिन का कॉल। एक्सिस बैंक में खरीदारी की सलाह आ रही है अविनाश जी की तरफ से। धन्यवाद करेंगे अविनाश जी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।